जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भारतीय एजुकेटर्स पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। हम एक बार फिर आपसे जुड़ चुके हैं रीजनिंग के एक नए क्लास के साथ, जिसका नाम अपन ने क्या रखा था, रीजनिंग की ताबड़तोड़ क्लासेस। रीजनिंग की ताबड़तोड़ क्लासेस की सीरीज़ में ये अपनी सेकंड क्लास होगी। फर्स्ट क्लास में अपन ने अल्फ़ाबेट्स के बारे में पढ़ा था, अल्फ़ाबेट्स के अपोजिट अल्फ़ाबेट के बारे में अपन ने पढ़ा था। उसके बाद अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन अपन देख रहे थे। उसी सीरीज़ में अपन आज आगे बढ़ेंगे, अल्फ़ाबेट्स के बारे में अपन पढ़ेंगे और हो सके तो कोडिंग डिकोडिंग यानी कि अपना सेकंड टॉपिक जो होगा उसको भी अपन आज यहाँ पे शुरू कर देते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास नए जोश नए उमंग के साथ। कल अपन पढ़ रहे थे अल्फ़ाबेटिकली पोजीशन। अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन के बारे में अपन कल पढ़ रहे थे, ठीक है। कल जो अपन पढ़ रहे थे उसमें एक चीज़ अपन कल देखते हैं। जब अपन ने कल एक शब्द लिया था EZOTY, कल अपन ने एक शब्द लिया था इजोटी, जिससे अपन क्या कर रहे थे, इन अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन देख रहे थे। लेकिन कल अपन से क्या गलती हो गई कि अपन ने यह जेड इस जे की जगह ले लिया। मतलब यहाँ पे इजोटी में ये एक जेड की जगह जे आएगा, जहाँ से ये क्या बन जाएगा, कौन से स्थान पे आता है, 5 पे, जे 10 पे, ये 15 यानी 15 पे, ये 20 पे और ये 25 पे। इस तरीके से जब अपन 5 का पहाड़ा बोलते हैं तो क्या आता है, 5, 10, 15, 20, 25, यानी कि EJOTY। वापस पढ़ते हैं EJOTY, यानी कि इजोटी जो होगा वो 5 का पहाड़ा जब अपन बोलना शुरू करते हैं तो उसमें इजोटी आएगा। तो एक बार आप कल की क्लास में करेक्शन कर लेना। अगर दोस्तों आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उस क्लास में अपन ने शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में पढ़ा था कि अल्फ़ाबेटिक जो भी होंगे अपने पास उनको अपन अपोजिट उनके अल्फ़ाबेट कैसे याद करते हैं या कैसे याद रखें, वो चीज़ अपन ने पिछली क्लास में सीख ली थी। इजोटी से अपन ने देख लिया था कि इन 5 अल्फ़ाबेट्स यानी इन 5 लेटर्स का स्थान क्या होगा, किस स्थान पे ये आएंगे। इसके बाद अपन देख रहे थे एक आई का अपन ने देख लिया था, आई का अपन ने देखा था नो, आई नो, एक ले दो। इसके बाद अपन ने एच और आर का देख लिया था, एच और आर, एच 8 की शेप में दिख रहा है, जब इसको अपन ऐसे कर देंगे तो एच का 8 हो गया था और आर का 18 हो गया था। इसी प्रकार अपन देख रहे थे के का अपन ने देखा था, के का कितना आया था, 11। आज अपन जो एक नई चीज़ देखेंगे वो होगा अपने पास, एक तो होगा जी और एक होगा क्यू। दो चीज़ अपन देख रहे हैं, एक जी और क्यू। इन दोनों की पोजीशन कैसे याद रखिए अपन आज वो चीज़ देखेंगे। अपन जब देखते हैं कि जब अपन जी को लिखते हैं, ऐसे अपन ने जी को लिख दिया, और जब क्यू को लिखते हैं तो जल्दीबाजी में अपन क्या कर देते हैं, इस वाले को लंबा खींच देते हैं। जब इस वाले को लंबा खींचा तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर दूँ, अगर मैं इस लाइन को एक लाइन से और काट दूँ तो क्या ये अब हमें 7 की तरह दिख रहा है क्या? अगर ये अपन को 7 की तरह दिख रहा है तो ये हो गया 7, ये भी 7 की तरह दिख रहा है तो ये भी हो गया 7। क्यू से पहले जब जी आता है, जब अपन ABCD पढ़ते हैं ऐसे लेके जेड तक, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर्स में जब अपन चलते हैं तो जी पहले आता है और क्यू बाद में आता है। तो यहाँ से क्या पता लग गया अपन को, जी 7वें नंबर पे आएगा और क्यू 17वें नंबर पे आएगा। तो यहाँ से अपन को 2 अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन और पता लग जाती है, यानी कि जी अपने पास हो गया 7th पोजीशन पे और क्यू अपने पास कितनी कौन सी पे हो गया, 17th पोजीशन पे हो गया। तो इस तरीके से अपन इसको देख रहे थे। CMW अपन देख चुके थे, CM और W को अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया था। सी को जब अपन सी के बीच में एक लाइन खींचते हैं और अगर अपन इसको पकड़ के घुमा देंगे तो किसकी शेप में आ जाएगा, 3 की शेप में। M को ऐसे घुमा देंगे तो ये भी 3 की शेप में और W भी 3 की शेप में। जब तीनों 3 की शेप में आ रहे हैं, M से पहले C आता है, यानी कि अल्फ़ाबेटिकली जब अपन ऐसे Z तक चलते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अपन चल रहे हैं तो इन सबसे पहले क्या आएगा, C आएगा, C के बाद M आएगा, M के बाद क्या आएगा, W। तो इसी प्रकार C 3rd नंबर पे आएगा, M 13 नंबर पे आएगा और W 23 नंबर पे आएगा। ये अपन कल देख चुके थे। इसके बाद एक और चीज़ है जो अपन ने देखी थी, अपन को पता है जब अपन U से U, V, W, X, Y और Z को देखते हैं। U अपना एक बार में बन गया, मतलब 1। V डबल लाइन से बना तो कितना हो गया, 2। W का अपन को पता ही है, पकड़ के घुमा देंगे तो 3 आ जाएगा। X 4 लाइन से बनता है, 1, 2, 3, 4, तो क्या आ गया, 4। Y का अपन को पता ही है 25, यानी कि लास्ट के 2 डिजिट तो अपन याद रख ही सकते हैं। तो Y कितने पे हो गया, 25 पे।
जेड कितने पे हो गया 26 से। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि यू एक लाइन से बन रहा है तो 1 हो गया, इसका मतलब यह 21 हो गया, यह 22 हो गया, यह 23 हो गया और यह 24 हो गया। तो इस तरीके से अपन इन अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन देख सकते हैं। इसके बाद अपन क्या देखेंगे, इसके बाद अपन देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बाद अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे जो अपन को रीजनिंग के किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम बहुत ही ध्यान में रखने होंगे। उन पॉइंट्स को देखकर अपन आगे रीजनिंग के टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए उन पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं आज। अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन अपन ने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपको हमेशा दिमाग में रखना होगा, जिससे कि आपकी करने की स्पीड थोड़ी अच्छी हो जाएगी और आप बहुत ही कम समय में सॉल्व कर लोगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु अपन देख रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में अपन देखते हैं, जो पहला है अपने पास, वैसे तो ये सब अपन को पता ही होता है लेकिन एक बार इसको लिख लेते हैं अपन कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अंग्रेजी की वर्णमाला होती है, यानी कि ऐसे लेके जेड तक जो ABCD होती है अपनी, उसमें कुल यानी कि टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स यानी कि 26 अक्षर अपने पास होते हैं। ठीक है, ये चीज़ अपन को पता है लेकिन ये चीज़ अपन को हमेशा याद रखनी पड़ेगी। इसके बाद अपन देखते हैं कि अंग्रेजी का कोई सा भी अल्फ़ाबेट अंग्रेजी वर्णमाला के एक अल्फ़ाबेट और उसके विपरीत अल्फ़ाबेट। विपरीत अल्फ़ाबेट का मतलब क्या होता है? अपोजिट अल्फ़ाबेट, जो अपन कल की क्लास में देख चुके हैं, मतलब अपोजिट। जब अपन कल अपोजिट अल्फ़ाबेट देख रहे थे, का योग 27 होता है। क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, एक तो एक सिंगल अल्फ़ाबेट हो गया, एक उसके विपरीत अल्फ़ाबेट का जो एडिशन होगा वो कितना होगा अपने पास? 27 होगा। जैसे अपन देखते हैं C और X को, जब अपन देख रहे हैं C और X अपन को पता है कि विपरीत आता है, चेस्ट एक्सरे से अपन इसको याद करते हैं। ठीक है, C की पोजीशन क्या है? C तीसरे नंबर पे आता है और X किस पे आता है? 24 पे। जब C और X की पोजीशन अपन को पता लग गई, C और X क्या है? विपरीत अक्षर है, तो जब अपन इनके अंकों को जोड़ेंगे तो ये हमेशा कितना आएगा? 27 आएगा। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। ये क्या हो गया? इसका एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद अपन देखते हैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? M और N दो ऐसे अल्फ़ाबेट्स है, दो ऐसे अल्फ़ाबेट्स है जो एक साथ आते हैं, जो एक साथ आते हैं, यानी M के बाद N आएगा, M के बाद N आएगा, लेकिन अगर विपरीत देखते हैं तो N के बाद M आता है, और दोनों क्या होते हैं? और दोनों अपोजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं। दोनों अपोजिट अल्फ़ाबेट्स मतलब क्या हो गया? विलोम अक्षर होते हैं। इस लाइन से अपन क्या सीखते हैं कि M और N दो ऐसे अल्फ़ाबेट्स है जो विपरीत भी होते हैं और एक साथ भी आते हैं। M के बाद ही N आएगा और पीछे से देखते हैं तो N के बाद M आएगा। M अपन को पता है कितने नंबर पे आता है? 13 पे, और M कितने पे आता है? 14 पे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन को ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो हमेशा अपन को याद रखने पड़ेंगे। इसके बाद अपन आगे देखते हैं एक चीज़ अपने पास है कि अगर अपन बात करते हैं
अल्फ़ाबेटिकल, एक अपन बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, इसके बाद अपन बात कर रहे हैं डिक्शनरी, एक और बात कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एक डिक्शनरी ऑर्डर, इसके बाद आ गया अपना असेंडिंग, असेंडिंग हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, बढ़ते हुए हो गया। अपने पास अपन ने 5 लाइनें देखी यहाँ पे और 5 अलग अलग सेंटेंस है अपने पास। एक हो गया अपने पास अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, एक हो गया डिक्शनरी ऑर्डर, एक हो गया असेंडिंग ऑर्डर, एक हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक हो गया बढ़ता हुआ ऑर्डर। तो रीजनिंग पढ़ते समय अपन को ये ध्यान रखना है कि इन सभी का मतलब एक ही चीज़ होती है। आपके क्वेश्चंस में इनमें से अगर कोई सी भी चीज़ आई तो वो अपन को क्या रखनी है कि इनका मतलब सिर्फ एक ही होगा, और वो क्या होगा, आरोही क्रम। जब भी अपने पास असेंडिंग आएगा, जब भी अपने पास इंक्रीजिंग आएगा, जब भी अपने पास बढ़ता हुआ क्रम आएगा, जब अपने पास डिक्शनरी ऑर्डर, यानी कि डिक्शनरी ऑर्डर में क्या होता है, ए से लेके जेड तक अपन चलते हैं। डिक्शनरी में हमेशा ए से लेके जेड तक अपन चलते हैं, और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में भी क्या करते हैं अपन, ए से लेके जेड तक चलते हैं। तो इसमें देखना क्या है कि जब भी ये शब्द आ जाए अपने पास, डिक्शनरी ऑर्डर आ जाए, असेंडिंग आ जाए, इंक्रीजिंग आ जाए, बढ़ता हुआ ऑर्डर आ जाए, या आरोही क्रम खुद लिखा हुआ आ जाए, तो उसका मतलब अपन को क्या करना है कि ए से लेके अपन जेड तक चल रहे हैं, ए से लेके जेड तक चल रहे हैं, या बढ़ते हुए क्रम में चल रहे हैं। और इसके विपरीत अगर आ जाए, यानी कि घटता हुआ क्रम आ जाए, अवरोही क्रम आ जाए, डिक्रीजिंग आ जाए, असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग ऑर्डर आ जाए, तो वहाँ पे अपन को क्या देखना है कि वह घटता हुआ क्रम है और वह विपरीत चल रहा है, यानी उल्टा चल रहा है, जेड से लेके ए तक वो चीज़ चल रहा है। तो ये चीज़ अपन को क्या है, याद रखनी पड़ेगी। तो अल्फ़ाबेट्स की क्लास में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट अपन ने देख लिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग, जो कि रीजनिंग का बहुत ही शानदार टॉपिक होता है। और यह क्या है, एक रीजनिंग का बेस है। यहाँ से अपन इसको बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे, तभी जाकर अपन आगे रीजनिंग के क्वेश्चंस में टिक पाएंगे। तो चलिए आज की क्लास में शुरू करते हैं अपन कोडिंग डिकोडिंग। इसके 1-2 क्वेश्चन अपन करके देखते हैं। सबसे पहले अपन कोडिंग डिकोडिंग को समझने का प्रयास करते हैं। अल्फ़ाबेट्स के बाद अपना पहला टॉपिक क्या आता है, कोडिंग डिकोडिंग। अपने पास पहला टॉपिक है अब आज का कोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब हो गया, कूट भाषा। अब इसका क्या मतलब हो गया, कोडिंग डिकोडिंग यानी कि कूट भाषा का मतलब है कि क्वेश्चन में अपन को जिस भी लैंग्वेज में या जिस भी भाषा में अपन को क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी प्रश्न में जब अपन को जिस भी भाषा में अपन को प्रश्न पूछा जाए, अपन को उसी भाषा में उसका आंसर देना है। इसका क्या मतलब है कि जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा और उसमें एक लाइन, तो क्या है, एक लाइन आपको हमेशा लिखी हुई मिलेगी। एक लाइन आपको हमेशा क्या लिखी हुई मिलेगी, ये लाइन फिक्स है जो हर क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी कि किसी, अपने पास क्या है, अपने पास है किसी निश्चित कूट भाषा में, किसी भी क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग के किसी भी क्वेश्चन में आपको ये लाइन जरूर लिखी हुई मिलेगी कि किसी निश्चित कूट भाषा में, यानी कि किसी निश्चित कोड में किसी वर्ड को ऐसे कहा जाता है, किसी वर्ड को ऐसे कहा जाता है, तो इस वर्ड को अपन किस प्रकार कहेंगे। जैसे अपने पास है सी को अपन कहते हैं 8, सी को अपन क्या कह रहे हैं 8, और इसी प्रकार अपन कह रहे हैं आई को अपन कह रहे हैं 18। सी को कहा है अपन ने 8 और आई को अपन कह रहे हैं 18, ठीक है। तो अब अपन को पूछा है कि जी को क्या कहोगे। अपन से पूछा है कि सी को आप 8 कह रहे हो, आई को आप 18 कह रहे हो, ये अपने पास एग्जाम्पल है, तो आप जी को क्या कहोगे। ये लैंग्वेज में कैसे आएगा ये क्वेश्चन, अपने पास क्वेश्चन आ रहा है कि किसी निश्चित कूट भाषा में सी बराबर 8 है, मतलब सी की पोजीशन 8 है, आई की पोजीशन 18 है, तो जी की पोजीशन क्या होगी। अब अपन को पता है इस तरह की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन करने के पहले अपन को इन अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन बहुत ही अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जो पोजीशन अपन अभी
आज की क्लास में आते ही जो अपन ने शुरू करी थी और जो लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ी थी वो अपन को बहुत अच्छी तरीके से आनी चाहिए कि 4 नंबर पे क्या आता है, 5 नंबर पे क्या आता है, 7 पे क्या आता है, 8 पे आता है। यहाँ से मतलब 1 से लेके 26 जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है और उन अल्फ़ाबेट्स के जो अपोजिट अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनकी पोजीशन क्या होती है। कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले अपन को ये चीज़ें माइंड में बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, तब जाके अपन कंपटीशन एग्जाम में टिक पाएंगे या क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को देखने के लिए अपन को 2-3 बातों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। एक तो ये कि जब भी कोई क्वेश्चन अपने पास आ रहा है तो अपन को उसको बहुत ही ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से पहले क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन को किस भाषा में या किस कोड भाषा में अपन को क्वेश्चन दिया हुआ है। एक बार उसको अच्छी तरह से देखने के बाद सोचना है कि कहीं यह विपरीत अक्षर तो नहीं है, कहीं इसमें अपन को देखना है कि उसके पोजीशन अपन को डाल के देखनी है। पोजीशन डालने के बाद देखना है कि इसमें क्या चेंज क्या हो रहा है, कितना है कूद के जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है। उसके बाद अपन को ध्यान देना है कि कितना जल्दी अपन इसको कर सकते हैं। स्पीड पे अपन को ज़्यादा ध्यान देना होगा। अगर अपन स्पीड पे ध्यान नहीं देंगे तो अपन कंपटीशन एग्जाम में नहीं टिक पाएंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपन को दे रखा है 6 है, ठीक है। अपन को दे रखा है C बराबर 6, I बराबर 18, तो अपन को पूछा है G बराबर क्या होगा। अपन को देखा है C बराबर 6, I बराबर 18, तो पूछा है G बराबर क्या होगा। अब अपन को पता है कि C कौन से पोजीशन पे आता है, C आता है 3rd पोजीशन पे। C को जब बीच में लाइन होगी इसको घुमा देंगे तो तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार I कितने पे आता है, I 9 मैं जानता हूँ, तो I कितने पे आ गया, 9 पे आ गया। इस प्रकार जब अपन देखते हैं कि I बेसिकली आता किस पे है, 9 पे आता है, C भी 3 पे आता है। तो क्वेश्चन में अपन को क्या देख रखा है, क्वेश्चन में अपन को देख रखा है कि C तो 6 पे आ रहा है और I 10 पे आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि किसी निश्चित भाषा में, मतलब ये अपने पास क्वेश्चन में ये अपने पास एक कोड हो गया। रियल में तो अपन को पता है कि C की पोजीशन 3 होती है, I की पोजीशन 9 होती है, लेकिन कोड में अपन से कहा गया है कि C की पोजीशन 6 है, I की पोजीशन 18 है। तो अब अपन को देखना होगा कि इन दोनों में रिलेशन क्या है। जब C बराबर 3 आ रहा है, I बराबर 9 आ रहा है, इसी प्रकार जब अपन को दे रखा है क्वेश्चन में कि I बराबर 18 है और C बराबर 6 है, तो अपन को देखना होगा कि इन दोनों में रिलेशन कैसा बन रहा है। तो जब अपन देखते हैं कि अगर C बराबर 3 है, अगर C बराबर 3 है और मैं 3 का 2 गुना कर दूँ, C बराबर 3 है और अगर मैं 3 का 2 गुना कर दूँ तो मेरे पास 6 आ जाएगा ना। अगर C बराबर 3 हो और 3 का मैं 2 गुना कर दूँ तो C बराबर 6 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं, अब इसमें देखना क्या है कि जब अपन C पर ये चीज़ अप्लाई कर रहे हैं तो यह I में भी अप्लाई होनी चाहिए। मतलब क्वेश्चन में जितने अपन को हिंट दिए हुए हैं या जितने अपन को क्वेश्चन दिए हुए हैं उन दोनों कोड में अपन ने ये चीज़ अप्लाई होनी चाहिए जो अपन एक में अप्लाई कर रहे हैं। तो अपन ने इसमें अप्लाई किया कि C कि 3 × 2 करेंगे तो अपने पास 6 आ जाएगा, यानी कि जो क्वेश्चन में दे रखा है वो आ जाएगा। इसी प्रकार जब अपन 9 × 2 करते हैं, 9 × 2 करते हैं तो क्या 18 आ रहा है क्या। तो इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन में कर क्या रखा है कि C की जो एग्जैक्ट पोजीशन यानी कि 3 होता है उसमें इसने 2 का मल्टीप्लाई कर रखा है, और जो I की एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है 9, उसमें भी इसने 2 का मल्टीप्लाई कर रखा है होता है। तो जो अपनी G की मेन पोजीशन होती है अगर उसमें अपन 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अपने पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा ना। अगर अपने को पता लग गया कि इसमें कोड क्या यूज़ किया हुआ है, इसमें कोड क्या यूज़ किया हुआ है कि जब भी अपन इन अल्फ़ाबेट की पोजीशन देख रहे हैं, पोजीशन देखने पे अपन को पता चल रहा है कि जो इनकी एग्जैक्ट पोजीशन है उसका दुगना किया जा रहा है। एग्जैक्ट पोजीशन का दुगना यानी कि उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर अपन से जो क्वेश्चन पूछा है, अपन से जो अल्फ़ाबेटिकली जिस लेटर की पोजीशन अपन से पूछी है, अगर उसकी एग्जैक्ट पोजीशन अपन को पता है और उसका दुगना कर देंगे तो अपने पास राइट आंसर आ जाएगा ना। तो अब उसको ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, G है, G को कैसे देखते थे अपन, G और नीचे इसको अगर लाइन को काट दिया तो अपने पास क्या हो गया कि G कौन से नंबर पे आता है, 7 पे। G 7 पे आ गया, लेकिन अगर अपन ने G7 वहाँ पे आंसर में लगा दिया तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन G की पोजीशन अपन को इस भाषा में बतानी है ना। ये तो C बराबर 3 और I बराबर 9 अपन क्यों लिए थे, ताकि अपन को पता लग जाए कि इसमें रिलेशन क्या बन रहा है। आंसर अपन को इसी भाषा में देना है जिस भाषा में अपन को आंसर पूछा गया है। जिस भाषा में आंसर पूछा गया है उसी भाषा में आंसर देना है। ये तो अपन सिर्फ रिलेशन देखने के लिए C की एग्जैक्ट पोजीशन और I की एग्जैक्ट पोजीशन अपन देख रहे थे ताकि इसमें कुछ रिलेशन बन सके। तो इसी प्रकार जब G की एग्जैक्ट क्या होती है, अपने पास पोजीशन 7 होती है, लेकिन रिलेशन के हिसाब से क्या आ रहा है कि जब अपन एग्जैक्ट पोजीशन का दुगना करेंगे या उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब अपने पास जिस भाषा में अपने से क्वेश्चन पूछा गया है उसी भाषा में उसका आंसर अपन दे पाएंगे। तो 7 का अपन को दुगना या 7 को 2 से गुणा करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 14। तो इस हिसाब से G बराबर आ गया अपने पास, G बराबर आ गया 14। और ये क्वेश्चन में जिस लैंग्वेज में अपन से
क्वेश्चन पूछा गया था उसी लैंग्वेज में उसका आंसर हो जाएगा। तो जब किसी निश्चित कोड भाषा में c बराबर 6 है, मतलब c को 6 कहा जाता है, i को 18 कहा जाता है, तो उसी भाषा में g को क्या कहा जाएगा, 14 कहा जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन अपन कोडिंग डिकोडिंग नाम के चैप्टर में देखते हैं। इसी प्रकार आगे अपन जब एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं तो अपन को थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अपने पास क्वेश्चन है। तो दोस्तों आज की कोडिंग डिकोडिंग की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इसी कोडिंग डिकोडिंग के आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुँचे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में इसी टॉपिक यानी कि कोडिंग डिकोडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे और मस्त रहें। थैंक यू सो मच।